वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की जोग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 8 सनत इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 8 सनत सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल के सामने बने चौकोन में सही का निशान लगाइए। इसका अलिफ है, सनती तरक्की पर दर्ज झील में से कौन सा आमिल असरअंदाज नहीं होता। उसके ऑप्शंस है पानी, बिजली, मजदूर या हवा। तो इसका सही जवाब है हवा। बे है, दर्ज झील में से किस सनत का शुमार छोटे पैमाने की सनत यानी छोटी सनत में होता है। तो इसके ऑप्शंस है आलात साजी की सनत, जिल्द साजी की सनत, रेशम साजी की सनत या शक्कर साजी की सनत। तो इसका सही जवाब है जिल्द साजी की सनत। अब उसी का जीम है, दर्ज झील में से किस शहर में इत्तलाती टेक्नोलॉजी का मरकज नहीं है। ऑप्शंस है पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, नोएडा या बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब है पुरानी दिल्ली। दाल है, सनतकारों को मुनाफे में से 2% रकम किस लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इसके ऑप्शंस है टैक्स पर, सनतों की समाजी जिम्मेदारी पर, अशिया और खिदमात टैक्स पर या फ़रोख्त टैक्स पर। तो इसका सही जवाब है सनतों की समाजी जिम्मेदारी पर। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज झील बयानात सही है या गलत। लिखिए, गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। अलिफ है, मुल्क में छोटी और दरमियानी पैमाने की सनतें बड़ी सनतों के लिए नुकसानदाह होती हैं। तो ये बयान गलत है और इसका सही बयान है मुल्क में छोटी और दरमियानी पैमाने की सनतें बड़ी सनतों के लिए तकमीली होती हैं, नुकसानदाह नहीं होती बल्कि तकमीली होती हैं। अब बे है, मुल्क में सनतकारी मुल्क की माशी तरक्की का इशारिया होती हैं। तो ये बयान सही है। जीम है, MIDC के क़याम का मकसद सनतों की लामरकजियत है। तो ये बयान भी सही है। और दाल है, सनतों की समाजी जिम्मेदारी हर सनत के लिए लाजमी है। तो ये बयान गलत है और इसका सही बयान है सनतों की समाजी जिम्मेदारी हर सनत के लिए लाजमी नहीं है। अब सवाल नंबर 3 है, दर्ज झील सवालों के जवाब 3 से 4 जुमलों में लिखिए। उसका अलिफ है, सनती इलाके के लिए हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी सहूलतें मुहैया होती है। तो इसका जवाब लिखना होगा, सनती इलाके के लिए हुकूमत की जानिब से दर्ज झील सहूलतें मुहैया होती हैं। नंबर 1, सनती इलाकों की सनतों को हुकूमत की जानिब से बिजली, पानी और टैक्स में सहूलत दी जाती है। नंबर 2, सनती इलाकों की सनतों को हुकूमत की जानिब से रियायती कीमत पर ज़मीन फराहम की जाती है। अब उसी का बे है, सनती तरक्की के असरात कौमी तरक्की पर किस तरह पड़ते हैं। अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, सनती तरक्की के कौमी तरक्की पर दर्ज झील असरात पड़ते हैं। नंबर 1, सनती तरक्की की वजह से रोज़गार की सतह में इजाफा होता है। नंबर 2, मुल्क के लोगों को रोज़गार मिलने की वजह से फी कस आमदनी में इजाफा होता है, जिसके नतीजे में उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। नंबर 3, सनती तरक्की की वजह से मुल्क की मजमूई कौमी आमदनी में इजाफा होता है। और नंबर 4, मुल्क में पैदा होने वाली अशिया को बरामद किया जाता है, जिससे मुल्क को गैर मुल्की करेंसी हासिल होती है। इसका कौमी तरक्की पर असर पड़ता है। अब उसी का जीम है, सनतों की समाजी जिम्मेदारी की अफादियत के मुतालिक अपने ख्यालात मुख्तसरन लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, समाज में बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने वाले सनतकारों या सनती गिरोह को अपने मुनाफे की कुछ फीसद रकम समाजी फलाह व बहबूद के कामों के लिए खर्च करना सनतों की समाजी जिम्मेदारी कहलाता है। सनतों की समाजी जिम्मेदारी में सनतकार या सनती गिरोह नंबर 1, तालीम या सेहत आम्मा से मुतालिक सहूलत फराहम कर सकते हैं। नंबर 2, समाज के बेसहारा लोगों, माजूरों और ज़रूरतमंद अफराद के लिए रहनुमाई के मराकज़ चला सकते हैं। नंबर 3, किसी गांव को गोद लेकर उसकी तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। और नंबर 4, माहौलियाती तरक्की के मराकज़ कायम कर सकते हैं।
اس طرح صنعتوں کی سماجی ذمہ داری کے سبب اطراف کے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے۔ اب اسی کا دال ہے چھوٹی صنعتوں کی کوئی 3 خصوصیات لکھیے۔ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا چھوٹی صنعتوں کی 3 خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، چھوٹی صنعتوں کو سرمایہ، جگہ اور مشینوں کی نسبتاً کم تناسب میں ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، چھوٹی صنعتوں میں نسبتاً کم نفری قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، چھوٹی صنعتوں میں پیدا ہونے والی اشیاء کے بازار یعنی منڈی نسبتاً محدود ہوتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیے۔ اس کا الف ہے، صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، طبعی ساخت، خام مال، نفری قوت، پانی کی فراہمی، نقل و حمل کی سہولیات، سرمایہ، بازار، سرکاری پالیسیاں، سیاسی حالات وغیرہ۔ یہ عوامل کسی علاقے یا ملک کی صنعتی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مثلاً گھنا جنگلاتی علاقہ، پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ وغیرہ مقامات کی ناموافق طبعی ساخت کی وجہ سے اور نقل و حمل کی سہولیات کے محدود پیمانے پر فراہمی کے سبب صنعتی ترقی محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، مثلاً زرخیز میدانی علاقے میں زرعی ترقی خوب ہوتی ہے، زرعی مال کا دیگر پیشوں میں خام مال کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ سے ایسے علاقوں میں دیگر صنعتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی کا بے ہے، مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے فائدے لکھیے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے فائدے درج ذیل ہیں۔ مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ہم MIDC کہتے ہیں۔ تو اس کے فائدے ہیں، نمبر 1، مہاراشٹر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1 اگست سن 1962 کو عمل میں آیا۔ نمبر 2، اس کارپوریشن کے ذریعے مہاراشٹر کے ہر ضلع میں صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ان صنعتی علاقوں کی صنعتوں کو حکومت کی جانب سے زمین کی قیمت، بجلی، پانی اور ٹیکس میں رعایت دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے صنعت کاری کو فروغ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہر ضلع میں MIDC کے ذریعے صنعتی علاقہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں کی لامرکزیت کو فروغ ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، MIDC ریاست میں روزگار کی سطح، تجارت اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اسی کا جیم ہے، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی اہمیت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت میں معلومات تلاش کرنا، معلومات حاصل کرنا، معلومات کا تجزیہ کرنا، طلب کے مطابق معلومات فراہم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 2، اس کے نتیجے میں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کے ذریعے دنیا کے کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی بھی معاملے کی معلومات آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اس صنعت میں معلومات سے متعلق امور کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ وسائل کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ان وسائل کے ذریعے نسبتاً کم خرچ، کم وقت اور کم محنت میں حسب ضرورت معلومات فراہم ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 5، اس صنعت میں حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے انفرادی، تعلیمی، معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب اسی کا دال ہے، بھارت کی آبادی کے لحاظ سے نئی صنعتوں کا قیام بے روزگاری کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وضاحت کیجیے۔ اس جملے کی ہمیں وضاحت کرنی ہوگی، تو اس کا جواب میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے، سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت کی آبادی تقریباً 121 کروڑ تھی۔ بھارت کے زیادہ تر لوگوں کا اہم پیشہ زراعت ہے اور بھارت میں زیادہ تر زراعت موسمی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت میں روزگار کا تناسب زیادہ ہے، اس لیے بھارت میں بڑے پیمانے پر صنعتوں کا قیام اشد ضروری ہے۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر چھوٹی صنعتیں اور اوسط درجے کی صنعتیں قائم کی جائیں تو بے روزگار افراد اور عورتوں کو بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر بڑی صنعتیں قائم کی جائیں تو شہرکاری کو فروغ ہوگا اور دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف بڑے پیمانے پر ہونے والی آبادی کی نقل مکانی کو روکنا ممکن ہوگا، قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اس طرح بے روزگاری کو دور کرنا
मुमकिन होगा। अब सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल बयानात के लिए रवा खाका तैयार कीजिए। अलिफ है, आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं उनका खेत से लेकर आप तक पहुंचने का सफ़र बयान कीजिए। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है। सबसे पहले है ज़राई माल यानी कपास, उसके बाद उससे सूत तैयार करना और उसके बाद धागे या कपड़े की तैयारी होती है। तो ये खाका आप लोगों को आपकी नोटबुक में बनाना होगा। अब उसी का बे है, किसी सनत के मकाम का तयन करने वाले ज़रूरी अवामिल की मालूमात दीजिए। ये जवाब भी रवा खाके में ही लिखना होगा। तो इसका रवा खाका इस तरह बनाया हुआ है। किसी सनत के मकाम का तयन करने वाले ज़रूरी अवामिल, तो सबसे पहले हैं तबई अवामिल। उसमें पहला है तबई साख्त, नंबर 2 मिट्टी, नंबर 3 मादनी दौलत और नंबर 4 आबरसानी। उसके बाद है माशी अवामिल। उसमें नंबर 1 है ज़राअत और खाम माल, नंबर 2 नक़्ल व हमल, नंबर 3 बाज़ार और नंबर 4 सरमाया। और तीसरा है दीगर अवामिल। तो उसमें नंबर 1 है नफरी क़ुव्वत की तादाद, नंबर 2 नफरी क़ुव्वत की खूबियाँ, नंबर 3 साइंसी तरक्की और नंबर 4 तकनीकी तरक्की। तो इस तरह ये खाका भी आप लोगों को आपकी नोटबुक में बनाना होगा। अब सवाल नंबर 6 है, फ़र्क वाज़े कीजिए। उसका अलिफ है, दरमियानी पैमाने की सनत और बड़े पैमाने की सनत, इनमें हमें फ़र्क लिखना होगा। तो ये जवाब मैंने 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। तो दोनों का हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। बड़ी सनतों के मुकाबले में दरमियानी यानी औसत दर्जे की सनतों के लिए कम मिकदार में सरमाया, जगह, नफरी क़ुव्वत और मशीनी आलात की ज़रूरत होती है। और बड़े पैमाने की सनत में दरमियानी सनतों के मुकाबले में बड़ी सनतों के लिए बड़े पैमाने पर सरमाया, जगह, नफरी क़ुव्वत और मशीनी आलात की ज़रूरत होती है। दोनों का दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। नंबर 2, फलों पर अमाल की सनत यानी फूड प्रोसेसिंग, गुड़ साजी वगैरह दरमियानी सनत की मिसालें हैं। बड़े पैमाने की सनत का दूसरा पॉइंट है शक्कर साजी, कपड़े की सनत, मोटर साजी, दवा साजी वगैरह बड़ी सनतों की मिसालें हैं। अब उसी का बे है ज़राअत की तकमीली सनत और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत में हमें फ़र्क लिखना होगा। इनका पहला पॉइंट है, आमतौर पर ज़राअत की तकमीली सनत की मकाम बंदी देही इलाकों में पाई जाती है और आमतौर पर इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत की मकाम बंदी शहरी इलाकों में पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है, ज़राअत की तकमीली सनत का शुमार रिवायती सनतों में होता है और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत का शुमार जदीद सनतों में होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।